नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन का फर्स्ट पेपर तथा एमपीपीएससी प्री के लिए लगातार प्रथम प्रश्न पत्र के अभ्यास प्रश्नों को आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चित ही यह फायदेमंद साबित हो रही होगी। तो चलिए सीरीज के तहत प्रारंभ करते हैं। आज का पहला अभ्यास प्रश्न, जबलपुर स्थित त्रिपुर सुंदरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए गया कर्ण, बी कर्णदेव, सी विजयदेव, डी गांगेय देव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्णदेव। जबलपुर स्थित त्रिपुर सुंदरी मंदिर का निर्माण कलचुरी वंश के शासक कर्णदेव ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कलचुरी शासकों ने निर्मित नहीं करवाया? ऑप्शन ए विराटेश्वर मंदिर सोहागपुर, बी गौरीशंकर मंदिर जबलपुर, सी बद्रीनारायण मंदिर अमरकंटक और डी महेश्वर मंदिर महेश्वर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महेश्वर मंदिर महेश्वर। कलचुरी वंश के शासकों ने विभिन्न प्रकार के मंदिर अलग अलग जगह पे बनवाए थे, जैसे सोहागपुर में विराटेश्वर का मंदिर, जबलपुर में गौरीशंकर मंदिर, अमरकंटक में बद्रीनारायण का मंदिर, महेश्वर में जो महेश्वर का मंदिर है ये है वंश के शासक महिष्मति ने करवाया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, त्रिपुरी नामक स्थान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जबलपुर, बी कटनी, सी मंडला, डी सिवनी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जबलपुर। जो त्रिपुरी नामक स्थान है जबलपुर के निकट स्थिर रहा है। ये कलचुरी वंश की राजधानी भी रहा है और वर्तमान में जबलपुर शहर के निकट ही का क्षेत्र त्रिपुरी कहलाता है। यहाँ वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था, तो त्रिपुरी इसलिए फेमस भी रहा है, तो इसका ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में गोंडी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ऑप्शन ए बघेलखंड, बी महाकौशल, सी विंध्य क्षेत्र, डी बुंदेलखंड। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा महाकौशल। मध्य प्रदेश में गोंडी बोली का सर्वाधिक प्रभाव महाकौशल, जिसे गोंडवाना क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ दिखाई देता है। गोंडी बोली गोंडवाना साम्राज्य की राजकीय भाषा रही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गोंड जनजाति के प्रमुख देवता हैं। ऑप्शन ए बूढ़ा देव, बी दूल्हा देव, सी ठाकुर देव और डी ये सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। गोंड जनजाति का मुख्य देवता बड़ा देव, दूल्हा देव, बूढ़ा देव, नारायण देव, भिवासु, खेरमाई, ठाकुर देव, खीला मुट्ठा इत्यादि है। गोंडों का भूत प्रेत और जादू टोना पर भी अत्यधिक विश्वास होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निमाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली निमाड़ी बोली को किसकी उपबोली माना जाता है? ऑप्शन ए मालवी, बी गुजराती, सी राजस्थानी, डी मराठी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मालवी। निमाड़ी बोली को मालवी बोली की उपबोली कहा जाता है। निमाड़ी बोली निमाड़ क्षेत्र के लिए बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर जिलों में बोली जाती है और इसमें स्पष्टतः मालवी का प्रभाव दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश की वह चित्रकला जिसमें देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए घोड़ों का उपयोग किया जाता है और कोई भी दो चित्र कभी भी समान नहीं होते हैं। ऑप्शन दिए हैं ए पिथोरा, बी गोंड पेंटिंग, सी गोदना और डी नाउरा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पिथोरा। पिथोरा ऐसी कला है जिसमें घोड़ों का चित्र बनाया जाता है और ये घोड़े जो होते हैं देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और कोई भी दो चित्र कभी भी एक समान नहीं होते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विष्णु चिंचलाकर का संबंध है। ये प्रश्न पहले कई बार आ चुका है। ऑप्शन ए इंदौर, बी उज्जैन, सी देवास और डी विदिशा। तो दोस्तों आपको बताना है किस जिले से इनका संबंध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देवास से। देवास के आलोट में इनका जन्म हुआ था 1917 में और इन्होंने चित्रकारी या कला चित्र के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है। ढेर सारे इन्हें सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कुछ समूह भी ये चलाते थे, जैसे शुक्रवार समूह नामक एक कलाकारों का संगठन इन्होंने बनाया था। बच्चों के लिए कला स्तंभ भी चलाया था, जिसे केल खेल के नाम से जाना जाता है। तो विष्णु चिंचलाकर का आप नाम याद रखेंगे। ये चित्रकला से संबंधित है और देवास जिले में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे,
किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन यानी अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ऑप्शंस आपको दिए हैं। ए 26 नवंबर 1949, बी 26 जनवरी 1950, सी 1 जनवरी 1950, डी 24 जनवरी 1950। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा को भंग कर संसद में बदल दिया गया और उसी दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया। तो आप याद रखेंगे, जो संविधान सभा थी उसको चेंज करके या उसको खत्म करके संसद के रूप में 24 जनवरी 1950 को बदला गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा में कितने सदस्यों ने अंतरिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए 299, बी 229, सी 284 और डी 395। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 284। 284 उपस्थित सदस्यों ने इस पे हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 8 महिलाएं भी शामिल थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस प्रकार भिन्न है कि भारत में, तो आपको बताना है ये दोनों में कुछ भिन्नता है, तो भारत से ब्रिटिश संसद प्रणाली कैसे भिन्न बताना है। ऑप्शन ए भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, बी सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, सी द्विसदनीय विधायिका है, डी न्यायिक पुनरावलोकन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 डी यानी न्यायिक पुनरावलोकन है। इसके अलावा भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, ये ब्रिटेन में भी है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली यह भी ब्रिटेन में है। द्विसदनीय विधायिका यह भी आपको वहाँ मिल जाएगा। लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये हमने अमेरिका से लिया है, इस वजह से ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, यह सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्ति है, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी जो निर्णय है अगर वो संविधान सम्मत नहीं है तो उसे स्थगित किया जा सकता है या बदलने के लिए कहा जा सकता है। ये संविधान के आर्टिकल 137 में इसका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हिमालय पर्वतीय दीवार लगभग कितने किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई है? तो आपको इसमें हिमालय की लंबाई बताना है। ऑप्शन ए 3500 किलोमीटर, बी 3200 किलोमीटर, सी 2400 किलोमीटर और डी 2800 किलोमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2400 किलोमीटर। हिमालय की पर्वतीय दीवार लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई तक फैली हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पश्चिम मरुस्थल को बांटने वाला कारक है। तो जो भारत में पश्चिमी मरुस्थल है उसको 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में उसे स्टडी किया जाता है। तो आपको बताना है कि उसका कारक कौन है। ऑप्शन ए लूनी नदी, बी कर्क रेखा, सी बनास नदी और डी चंबल नदी। तो इस मरुस्थल को 2 भागों में कौन बांटता है बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लूनी नदी। पश्चिम मरुस्थल को 2 भागों में इसमें बांटता है लूनी नदी। लूनी नदी मरुस्थल कच्छ के रण की सीमा से लूनी नदी के उत्तरी ओर आगे तक फैला हुआ एक एरिया हो जाता है, और दूसरा एरिया लूनी नदी के दक्षिण वाले एरिया में ये छोटा मरुस्थल है। ये जैसलमेर से जोधपुर के बीच में फैला हुआ मरुस्थल है। तो इस प्रकार से पश्चिम मरुस्थल को 2 भागों में लूनी नदी बांटती है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? इसमें दिया है 1000 पे 940, ऑप्शन बी है 1000 पे 840, ऑप्शन सी है 1000 पे 980 और ऑप्शन नंबर डी है 1000 पे 920। दोस्तों इसका सही उत्तर आप भली भांति जानते होंगे। ये 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पे 940 भारत में लिंगानुपात है। अगली जनगणना जब भी होती है तो लिंगानुपात चेंज हो सकता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नमक सत्याग्रह किस वर्ष में घटित हुआ था? तो आपको बताना है किस वर्ष में घटित हुआ था। ऑप्शन ए 1929, बी 1930, सी 1931 और डी 1932। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1930। आप सभी जानते हैं दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ था, और दांडी यात्रा जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, और यह इसके साथ में अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो भी प्रारंभ हुआ था। 24 दिवसीय
इसमें यात्रा निकाली गई थी जो कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 19 चली थी। और ब्रिटिश साम्राज्य के जो नमक का एकाधिकार था उसके खिलाफ एक प्रकार से प्रतिरोध किया गया था, अहिंसक विरोध किया गया था। और फिर उसके बाद में ये जो नमक के ऊपर जो एकाधिकार था वो समाप्त करके कुछ ढील दी गई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? ऑप्शन दिए हैं, ए मैकाले का कार्यव्रत, बी हंटर आयोग, सी चार्टर अधिनियम और डी वुड का डिस्पेच। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वुड डिस्पेच। वुड डिस्पेच आने के बाद में ही कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है उसका अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला वायसराय था, तो भारत का पहला वायसराय कौन बना था बताना है। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड डलहौजी और डी लॉर्ड एल्गिन। इसका सही उत्तर भी आप जानते होंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, लॉर्ड कैनिंग। 1858 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। उस समय उससे पहले तक गवर्नर जनरल का जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया था और सीधे नियुक्ति जो ब्रिटेन की संसद थी वहाँ से सीधे नियुक्ति वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग की गई थी। और ये 1862 तक इनका शासनकाल भी रहा था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के विजेता है। ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत और डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर आप भली भांति जानते होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी विश्व चैंपियनशिप 2023 के विजेता ऑस्ट्रेलिया रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? जो 2020 विश्व कप होना है 2024 में उसकी मेजबानी कौन करेगा बताना है। ऑप्शन ए है आयरलैंड, बी यूएसए, सी भारत और डी श्रीलंका। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूएसए, यानी T20 विश्व कप की मेजबानी वेस्ट इंडीज और अमेरिका ये दोनों मिलकर करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं उसके अनुसार यूएसए यानी अमेरिका बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें 20 अलग अलग जो टीमें हैं वो इस वक्त भाग लेने वाली हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 के विजेता है। तो आपको बताना है आईसीसी T20 विश्व कप 2022 के विजेता कौन है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी पाकिस्तान और डी भारत। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंग्लैंड। नवंबर 2022 को मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। फाइनल में पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड ने पुरुष क्रिकेट टीम का अपना दूसरा T20 पुरुष क्रिकेट कप जीता था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमिक पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो 2022 का साहित्य अकादमिक पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए बद्री नारायण, बी अजित आजाद, सी अनुराधा राय और डी है अनीस अशफाक। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बद्री नारायण। बद्री नारायण को उनके कविता संग्रह जिसका नाम था तुमड़ी के शब्द, उसके लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमिक पुरस्कार 2022 दिया गया है। अगला प्रश्न है, 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के नाम से जाना जाता है किसे दिया गया है? ऑप्शन ए अजित प्रसाद, बी अनुराधा राय, सी दामोदर मौजो और डी है सूर्यनाथ सिंह। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दामोदर मौजो। ये कोंकणी लेखक है और दामोदर मौजे गोवा के उपन्यासकार, कथाकार, आलोचक और निबंधकार हैं। इनके द्वारा रचित एक उपन्यास जिसका नाम कार्मेलियन था उसके लिए 1983 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि कोंकणी भाषा में दिया गया था सम्मानित हो चुके हैं। और इस वक्त जो है 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दामोदर मौजी को दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए कौरवी रक्षंद, बी मिरियम कोरोनल, सी आर रवि कन्नन और डी एउजेनियो लेमास। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर रवि कन्नन। ये इन्हें मेडिकल ये कैंसर हॉस्पिटल के में रहे हैं और
असम के कैंसर हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजिस्ट रहे हैं और मेडिकल क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो भारत से आर रविकन्नन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 मिला है। अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? जो गांधी जी के और मंडेला जी के नाम से दिया जाने वाला पुरस्कार है गांधी मंडेला। ऑप्शन ए दलाई लामा, बी जाकिर हुसैन, सी एस.एम. कृष्णा और डी बालकृष्ण दोषी। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दलाई लामा। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 ये दलाई लामा जी को दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ऑप्शन ए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेंड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, बी श्रीनिवास वर्धन, सी दिलीप महानलोबिस, डी यूजेनियो लेमास और ई अतुल कुमार राय। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेंड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 दिया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इंटरनेट का अगला चरण होगा। ऑप्शन ए वेब 1.0, बी वेब 2.0, सी वेब 3.0 और डी वेब 4.0। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेब 3.0। इसे इंटरनेट का अगला चरण माना जाता है और इसमें ब्लॉकचेन के माध्यम से डाटा को सुरक्षित रखा जाता है। इसमें डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो, मेटावर्स, वर्चुअल जगत इत्यादि का उपयोग होगा और बेहतर तरीके से इसका निष्पादन किया जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मेटावर्स का क्या अर्थ है? ऑप्शन दिए हैं, एक आभासी दुनिया को संदर्भित करता है, बी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक है, सी एक क्रिप्टो करेंसी है और डी एक कंप्यूटर का नाम है। तो मेटावर्स का बेहतर अर्थ इसमें से क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, आभासी दुनिया को संदर्भित करता है। मेटावर्स एक पारिभाषिक शब्द है जो आभासी दुनिया को संदर्भित करता है। इसमें विभिन्न प्रकार के अवतारों द्वारा उपयोगकर्ता आमतौर पर 3D में बातचीत करते हैं, सामाजिक और आर्थिक कनेक्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे, चैट जीपीटी क्या है? ऑप्शन ए एक मेलवेयर है, बी एक चैटबॉट है, सी एक एंटीवायरस है और डी एक रोबोट टेक्नोलॉजी है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक चैटबॉट है। चैट जनरेटिव प्रिटेंडेड ट्रांसफॉर्मर इसका पूरा नाम है। यह ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया एक चैटबॉट है और इसे 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, ओपन एआई के सीईओ हैं, तो आपको बताना है ओपन एआई के सीईओ कौन है। ऑप्शन ए ग्रेग ब्रोकमैन, बी सैम ऑल्टमैन, सी एलन मस्क और डी बिल गेट्स। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सैम ऑल्टमैन। ओपन एआई के सीईओ जो हैं वर्तमान में सैम ऑल्टमैन है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, भारत का पहला वेब ब्राउज़र का नाम क्या है? ऑप्शन ए मोज़िला, बी एपिक, सी क्रोम और डी सफारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एपिक। एपिक 2008 से चल रहे एक भारतीय स्टार्टअप हिडन रिफ्लेक्स नाम की कंपनी है। उन्होंने एपिक नाम से भारत का पहला वेब ब्राउज़र विकसित किया और इसे लॉन्च भी किया था। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्नों के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।